एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एनआरसी 142 के बारे में। उसके साथ बात करेंगे कि इस वाले प्लांट की क्या कंडीशन रही, कितना क्या उत्पादन मिला। उसके साथ बात करेंगे कि फर्स्ट टाइम अगर आप सोयाबीन लगाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। अभी अगर बात करें तो सबसे पहले आपको सावधानी ये रखनी चाहिए कि सीड ओरिजिनल व्यक्ति से लें, सही व्यक्ति से लें जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं या फिर आपका ट्रस्ट है, उस व्यक्ति से आप सीड लें। क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती कि हमने थोड़ा सा रेट के मामले में थोड़ा सा उतना ज़्यादा एडजस्ट करा नहीं, और कम रेट के चक्कर में हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है कि इस वाले प्लाट में अपने को लगाना था एनआरसी 150। तो भाई साहब ने पेमेंट तो एनआरसी 150 का ही लिया, लेकिन सोयाबीन पहुंचा दी अपने को एनआरसी 142। अब जो किसान है उनका नाम है दीपक यादव, और उनका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं। और लगभग अगर उनके प्रॉपर लोकेशन के बारे में बात करें तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको वीडियो में शो कर दूंगा, क्योंकि अभी लोकेशन मुझे थोड़ा सा कंफर्म है ही नहीं। तो मैं लोकेशन कंफर्म करने के बाद आपको वीडियो में ऐड कर दूंगा। कई किसानों के साथ ये फ्रॉड हो चुका है और होता रहता है, पर कई बताते नहीं है, क्योंकि जब तक आपको खुद को ऐसा लगता है कि यार फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, तब तक क्या है किसान मानता नहीं है। तो अपने साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी वजह से नुकसान भारी भरकम अच्छा खासा नुकसान मिला है अपने को, क्योंकि वैरायटी अपन 150 लगाने वाले थे लेकिन 142 मिली। कई किसानों की मदद कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है ठीक होता है। और ये चीज़ें होती हैं जब तक किसानों को खुद को ठोकर नहीं लगती ना, तब तक क्या होता है कि वो दूसरे की बातों पर यकीन करता नहीं है। तो जो चीज़ें अपने साथ हुई हैं वो चीज़ें मैं आप सभी को थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, और आगे से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैसे अगर किसी और व्यक्ति के साथ होता तो वो व्यक्ति बताता नहीं, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये रहता है कि यार आप मतलब इतना वीडियो बना रहे हो, आप इतना कुछ वैरायटी के बारे में बताते हो, इतने अच्छे अच्छे किसान आपसे टच में है, उसके बावजूद भी आप उनसे सीड नहीं लिया और दूसरे किसानों से सीड लिया। तो कई किसानों का सजेशन भी रहेगा। तो खैर जो है वो सब ठीक है, क्योंकि रेट के बारे में थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर रहे थे, और रेट के चक्कर में क्या हुआ कि नुकसान बहुत भारी भरकम हो गया। मतलब लगभग 2 से 4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में लगभग 1 लाख के समथिंग नुकसान हो सकता है, शायद मान सकते हैं, क्योंकि इस पूरे प्लाट में कम से कम 15 कुंटल सोयाबीन निकलता पूरे प्लाट में। लेकिन दूसरी जो वैरायटी पहुँचाई थी, खैर एनआरसी 142 पहुँचाई थी, और उस किसान की थोड़ी सी मैं इस बात में प्रशंसा करूंगा कि जो एनआरसी 142 पहुँचाया था उसका सीड थोड़ा सा शुद्ध पहुँचाया था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से कई किसानों के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, उसके लिए हम पूरा उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल में डालेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस नंबर को सेव करके रखें, ताकि अगर आप किसी व्यक्ति से सीड लो तो आपको पता चल सके कि ये जो व्यक्ति है इससे अपने को सीड नहीं लेना है। तो जो 2 किसान हैं उनने मिलकर अपने को बढ़िया तरीके से चूना लगाया, और खैर उनको पता भी नहीं था कि अपन किस व्यक्ति को चूना लगा रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाके अपनी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए। तो मेरा क्या है कि एक मैंने उनसे क्वेश्चन भी रखा था कि भाई साहब आपने जो सीड मेरे को पहुँचाया है वो एनआरसी 150 का आपने रेट लिया है मुझसे, तो जो एनआरसी 142 आपने पहुँचाया है उसका रेट, उस रेट के पैसे ले लो आप, उसके बाद जो बच रहा है वो पेमेंट मुझे वापस कर दो। तो क्या है उसके बाद उन्होंने कॉल अटेंड करना बंद कर दिया है। तो खैर कोई बात नहीं, ये चीज़ होती रहती है, और कई किसानों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। लेकिन किसान क्या बता नहीं पाते, जाएं कहाँ बताएं कहाँ, क्योंकि अगर बताएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी अपनी खुद की। तो भाई इस चीज़ से डरना नहीं है, अपने को सेव करना है। बाकी जो अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, अपने जो सदस्य हैं इस कम्युनिटी के, जैसे एमपी फार्मिंग 47 के जो कम्युनिटी के जो किसान हैं, उन सभी को मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार का फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। तो सीड के मामले में सावधान रहें। उसके साथ जो दुकानदार से आप सीड लेते हैं उनमें यह होता है कि उनके साथ खुद के पास तो पैकिंग होती नहीं है। एक्चुअल में जो होता है, दुकानदार क्या करता है कि अपनी जो पैकिंग होती है उस पैकिंग की पूरा जो पैकिंग मटेरियल रहता है वो किसान के पास पहुंचाता है, और किसान उसको पैक करके फिर लोड करके उसकी दुकान पे आता है। तो किसान के यहाँ से ही ये सीड जो पैक होके आता है, कोई भी कंपनी या कोई भी दुकानदार अपने घर इसको बनाती नहीं। सीधी सी कहानी है कि वो मार्केटिंग करती हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चर जो करता है वो किसान खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो किसानों को इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा कि आप जो सीड है वो किसानों से ले। दुकानदार के पास जाने से अच्छा है कि आप किसानों से लें, क्योंकि दुकान पे आपको सीड हाई रेट में मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको शुद्ध सीड बड़ी मुश्किल से मिलता है। हो सकता है कि छोटी मोटी दुकानों पे आपको शुद्ध सीड ना मिले, बड़ी दुकानों से भी कई बार फ्रॉड हुआ है। मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले आज से 3 से 4 साल पहले जब मैंने मूंग की कुछ वैरायटियाँ लाया था, तो लाया कुछ निकली कुछ, ये कहानी होती है। कंपनियों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जब लॉस में जाती है तो कंपनी वाले ये नहीं देखते कि अपन सीड कौन सा दे रहे हैं, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। क्योंकि कंपनी ने अपनी
उम्मीद से ज़्यादा किसी सीड का स्टॉक कर लिया। अब जो स्टॉक कर लिया उस वैरायटी को किसानों के बीच में वो पॉपुलर हुई नहीं, किसान उसको लगाने नहीं चाहते, दूसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं। तो उसका जो टैग है दूसरी वैरायटी का, उसको टैग को लगा के उस वैरायटी को किसानों को सपड़ा दिए। अभी कई किसानों के साथ ये फ्रॉड हुआ है कि IPM 512-1 सूर्या मूंग की वैरायटी थी और उसकी जगह किसानों को शिखा पकड़ा दी, MH 1142 पकड़ा दी, MH 421 पकड़ा दी, मतलब कोई सी भी वैरायटी कुछ तो भी नाम उसका टैग वगैरह लगा के और दे दी। तो जो किसान एक्टिव हैं, जिनके पास अच्छा सीड आता है, न्यूक्लियर आता है, ब्रीडर आता है, आप सबसे पहले उनसे ले सकते हैं। या फिर इससे पहले मैं तो बोलूँगा कि किसानों को जागरूक होना चाहिए, थोड़ा सा समय निकाल के अनुसंधान केंद्र जाएं और अपना खुद का सीड बनाएं। लेकिन किसान क्या है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आलसी हो गया है, तो जाने की कोई वो है ही नहीं मेरे ख्याल से। फिर थोड़ा सा आलसी शब्द थोड़ा सा किसानों को लगेगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि किसान आजकल क्या है कि थोड़ा बहुत सीड अगर किसी को मिले कि ये 500 ग्राम है, 1 kg है, तो किसान लगाते ही नहीं है। क्योंकि क्या उनको ऐसा लगता है कि यार इतने के लिए हम कहाँ परेशान होंगे, हम तो डायरेक्ट सीड ले लेंगे। तो यही होता है सीड के मामले में। तो जो फ्रॉड मेरे साथ हुआ है वो फ्रॉड आपके साथ ना हो, इसके लिए मैंने आप सभी को ये चीज़ें बता दी हैं। दूसरी चीज़ ये कि इस वाले प्लाट की कहानी ये रही कि जिससे अपन ने बुआई की करवाई थी, वो भैया ने करा कि 2 स्टेप में अपन ने बुआई करवाई। तो जो फर्स्ट टाइम अपन ने जो वीडियोस डाला था, शायद इससे पहले बहुत सारे वीडियोस के अपलोडेड हैं, और उसको मैं वीडियो के एंड बॉक्स में अगर आप क्लिक करके देखोगे तो उस पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा जब अपन ने इसकी बुआई करवाई थी। मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि खेत के बारे में बात करें तो खेत को पहले रोटावेटर, फिर प्लाऊ, फिर उसके बाद रोटावेटर, कल्टीवेटर, खेत को बराबर करवाने के बाद फिर बुआई करवाई थी। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया था। उसके बाद फिर अगर आपके खेत की ये कंडीशन हो जाती है तो थोड़ा सा मतलब मन में अच्छा लगता नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और किसान होता, वो यूट्यूबर होता, तो मेरे ख्याल से इस प्रकार का प्लाट अपना बताता नहीं। क्योंकि क्या है कि कोई भी अपनी जो फेलियर है वो बताता नहीं है, और मेरा ये मानना है कि जो आपका फेलियर रहा वो आप किसानों को बताएंगे तो उस प्रकार की जो कमी है किसान में वो अपने थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखकर करेगा। जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोई किसान सोयाबीन की वैरायटी लगा रहा है, कोई सी भी सोयाबीन लगा रहा है, तो उसको विशेष रूप से ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जहाँ आप 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डालना चाह रहे हैं, वहाँ आपको 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सीड डालना है, ताकि आपके खेत में थोड़ा सा घास ना हो। उसके साथ में अगर बात करें तो जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो, तो थोड़ी सी प्लांट अप संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पौधा क्या है कि मेरे ख्याल से समर सीजन में ब्रांचिंग तो थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अगर आपका सही तरीके से मैनेजमेंट है तो। अब क्या हुआ कि अपन ने इसमें सीड रेट बहुत ज़्यादा कम डल गया था, इसकी वजह से घास बहुत ज़्यादा हो गया। अपन ने इस वाले प्लाट को पूरा छोड़ दिया था कि अपने को इसमें कुछ करना ही नहीं है। जब फ्लावर आए उसके बाद इस वाले प्लाट में अपन ने सिंचाई करना बंद कर दिया, क्योंकि जब अपने को पता चला कि NRC 142 से अपन ने लगाया 150 से, थोड़ा सा दिमाग आउट हो गया था, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था कि भाई लगाया कुछ, लग कुछ गया। क्योंकि अपन 150 लगाना चाह रहे थे और लग गई 142, तो जो किसान है उसने मुश्किल से 2000 या 3000 रुपये कमाए होंगे। लेकिन उसकी वजह से उसने, जो किसान है, जैसे मेरा जो नुकसान हुआ है वो एक अलग लेवल का नुकसान हुआ है किसान का। मेरी जगह अगर कोई और किसान होता तो उसकी कंडीशन भी कुछ अलग तरीके से रहती, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता किसान, और जो किसान है मेरे ख्याल से FIR भी कर सकता था। लेकिन अपन ने सोचा कि यार किसान कम्युनिटी का ही व्यक्ति है, तो उसका अपने को अगर इस प्रकार से अपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो जो किसान है उसका नाम है दीपक यादव, उसका सारा जो डिटेल है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, 2 व्यक्ति का मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में, ताकि आप उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर सेव करके रखें, ताकि आपके साथ इस प्रकार का फ्रॉड ना हो। क्योंकि अगर मेरे साथ ये फ्रॉड हो सकता है तो कई सैकड़ों किसानों के साथ में फ्रॉड हुआ है इस तरीके का, लेकिन किसान ने बता नहीं पाया। क्योंकि किसान का क्या डरता है कि यार उसकी बदनामी होगी, तो बदनामी के चक्कर में किसान बताता नहीं है कि यार मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी दूसरे किसानों के बीच में, तो मैं बताऊँ ना। लेकिन अगर आप बताते हैं तो दूसरे किसानों से सावधान होते हैं और दूसरे किसान के साथ व्यक्ति फ्रॉड नहीं करेगा, ये कंडीशन रहती है। तो आपको बताना चाहिए अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, या फिर कोई दुकानदार फ्रॉड करता है, कोई कंपनी फ्रॉड करती है, तो उसके बारे में बाकायदा वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे शेयर करें, या फिर आप हमारे इंस्टा जो पेज है या फिर इंस्टा की जो ID है विशाल गौर 536, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे किसानों को उस चीज़ को बताएं किस प्रकार से फ्रॉड होता है किसानों के साथ में। तो इस प्रकार से फ्रॉड हुआ है NRC 150 और 142 को लेकर। तो इस वाला जो एरिया है, जो इतना एरिया है यहाँ का, ये अब लगभग देखा जाए तो आधा एकड़ से भी कम एरिया है। अब यहाँ से अगर सीधा देखें, इस सागुन का पेड़ है ये, यहाँ तक अगर देखें तो इतना एरिया छुटा हुआ था। तो इतने एरिया में अगर पूरा रहता तो लगभग आधा एकड़ के समथिंग पूरा कवर अप होता, 1.5 एकड़ का पूरा प्लाट है। तो मेरा ये मानना है कि जो इतना एरिया था ये आधा एकड़ से भी कम था, और इसमें अपने को शुद्ध सीड अगर बात करें तो नेट 5 कुंटल मिला है, 5 कुंटल 30 kg। तो मेरे हिसाब से वैरायटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें 3 दाने की फलियां हैं, और ज़्यादातर फलियां इसमें 3 दाने की। सेमी डिटरमिनेट वैरायटी है, जिगजैग चलती है, मतलब इसका अगर देखें तो यहाँ तक कुछ अलग तरीके से चलती है, फिर ये
जैसे ही नोड आई उसके बाद फिर यहाँ से चेंज हो जाती है, फिर यहाँ से चेंज हो जाती है, मतलब जिगजैग तरीके से चलती है 142। 3 दाने की फलियाँ ज़्यादा हैं, सीड इसका बोल्ड है। तो जिन किसानों को RBSM 11-35 बहुत अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया वेराइटी लगी है, वह किसान मेरे ख्याल से NRC 142 का सिलेक्शन कर सकता है। अब लास्ट ईयर हुआ क्या था कि इस वैरायटी को बदनाम किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। अब NRC 142 का क्या हुआ था कि स्टार्टिंग डेज में जिससे इसका सीड मिला, तो लगभग आज से 2 साल पहले ये रिलीज़ हुई थी, 2 साल 3 साल के समथिंग। तो जिन किसानों को इसका सीड मिला उनने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का फुल पालन किया। मतलब आपको 20 kg प्रति एकड़ डालना है तो 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाला। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनके जो प्लाट की थी वो अनलिमिटेड थी। मतलब अगर इंदौर रीजन देखें, धार रीजन देखें, उज्जैन देखें, तो उधर क्या है कि जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल है और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब पूरा प्लाट अगर आप दूर दूर तक देखोगे तो 2-3 किलोमीटर तक आप आइट साइड के गांव पूरे देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की ये कंडीशन है कि यहाँ की जगह अगर आप देखो तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी आप नहीं देख पाओ मुश्किल से, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत हैं और मिट्टी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा हल्की है और आइट साइड जो प्लाट है वो पूरे लेवल में नहीं है। इस कारण से ये कंडीशन बन जाती है हमारे क्षेत्र में। तो हमारा जो क्षेत्र है हल्की मिट्टी का है, तो यहाँ पर जो 142 वैरायटी है ये मेरे हिसाब से बहुत शानदार वैरायटी है, क्योंकि यहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। तो जैसे ही अगर बारिश का पानी आता है तो 2 दिन के बाद आप अपने प्लाट में अगर जूते पहन के, आप चप्पल पहन के निकलोगे तो भी आपके खेत में आपको मिट्टी नहीं लगेगी, ये कंडीशन रहती है। और हमारे प्लाट की तो ये कंडीशन है कि भाई हमारे यहाँ अगर अभी बारिश हुई है तो 2 घंटे के बाद अगर आप जूते चप्पल पहन के अगर खेत में निकलोगे ना तो भी कोई उसमें रहेगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, मिट्टी लगेगी नहीं, ये कंडीशन रहेगी हमारे प्लाट की। हमारे यहाँ जैसे मिट्टी अभी अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके की आपको हल्की सी ब्लैक दिख रही होगी, लेकिन नीचे अगर इसमें देखें मिक्सिंग में तो यहाँ कुछ इस तरीके के पत्थर है, ये मिक्स में कुछ इस तरीके के, ये कंडीशन रहती है हमारे यहाँ की मिट्टी की। तो हमारे यहाँ की जो मिट्टी है हमें बहुत अच्छी मिट्टी लगती है, क्योंकि यहाँ हम कभी भी किसी भी टाइम हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, पानी बहुत अच्छी मात्रा में है हमारे एरिया में। तो क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी फसल हम हमेशा इसमें लगा सकते हैं। मतलब ना तो सड़ने गलने की समस्या, ना उतनी ज़्यादा हल्की मिट्टी है कि हमारे प्लाट में फसल खराबी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सही है तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अब एक्चुअल में इस वैरायटी को बदनाम कैसे किया था किसानों ने, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसानों ने क्या किया, इस वैरायटी के साथ में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन किया, 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाली, उसके साथ शुद्ध सीड नहीं मिला तो उसकी जब रोगिंग करी तो रोगिंग करने के बाद पता चला कि अपने पास जो सीडेड है वो 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ही बचा। तो जब 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप सीडेड डालोगे, हालांकि इस वैरायटी में 18 ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी है, इस वैरायटी में 18 ब्रांचेस ये वैरायटी निकाल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है किसानों को उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिला, क्योंकि इसमें मिक्सिंग बहुत ज़्यादा थी। अब उसके साथ में क्या हुआ कि कुछ मिक्सिंग नहीं निकली, उसके बावजूद भी इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। अब वो वैरायटी लगती बहुत शानदार है, लेकिन 130 दिन की, मतलब अगर आप उसको 120 दिन तक भी आपके प्लाट में खड़ा रहने दोगे तो भी वो सूख कर तैयार नहीं होगी, ये कंडीशन रहेगी। तो इसमें क्या है कि शुद्ध सीड लेना किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि मेरे हिसाब से अगर अपन इस वाले प्लाट में लगाते हैं, जैसे हमारे एरिया में जो हरदा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील सराली है, यहाँ की जो मिट्टी हल्की है, तो यहाँ जैसे हमारा जो एरिया इस प्रकार की मिट्टी में अगर आप भी लगाना चाहो तो मेरे ख्याल से इसका रो से रो का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 14 इंच रखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और रहता है। अगर ICR की बातें अगर अपन माने तो वहाँ आपको ये हिदायत दी जाती है कि आपको 18 इंच रो से रो का डिस्टेंस रखना है, सीडेड आपको 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। पर मेरा ऐसा मानना है कि रो से रो का डिस्टेंस आप 14 इंच बनाएं। मतलब अगर आपने रो से रो का डिस्टेंस कम कर दिया तो वैसे ही आपकी जो लाइनें हैं थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि 18 इंच और 14 इंच बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो आपके एरिया में जैसे 4-5 लाइन है तो उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा चल जाएगी, मतलब सीडेड आपका बढ़ गया। 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीडेड रखना है। उसके साथ में अगर बात करें तो 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप सीडेड रखते हैं, इसकी रोगिंग करवाओगे, अगर थोड़ी बहुत मिक्सिंग रहेगी उसमें अगर रोगिंग करवाओगे तो भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसका जो प्रोडक्शन है गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से 25 कुंटल हेक्टेयर, अधिकतम अगर देखें तो 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी चला जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आधा एकड़ से कम रकबे में हमारा अगर 5 कुंटल उत्पादन मिल सकता है, तो अगर आप सही तरीके से इसको मैनेजमेंट में रखते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू सही तरीके से देते हैं, इसका सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, तो ये वैरायटी मेरे हिसाब से जो प्रोडक्शन है बारिश के समय में भी 8 से 10 कुंटल आराम से दे सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 8 कुंटल प्लस कोई भी वैरायटी उत्पादन दे रही है तो बहुत अच्छी और बहुत शानदार वैरायटी है। अब से कैरेक्टर के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग रेस में बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, जिससे फ्लावर आते हैं ये लगभग 3 गुना अपनी हाइट ले लेती है, 1 मीटर तक इसकी हाइट चली जाती है अधिकतम। उसके बाद भी इसमें लॉजिंग की समस्या नहीं आती, क्योंकि इसका जो स्टेम है बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। अभी मैं आपको अगर बताऊं तो क्या है कि समर सीज़न में जो अपन ने सीडेड डाला था वो थोड़ा सा हाइट डल गया था, अगर देखें तो कुछ इस तरीके से इसका सीड डल गया था अपना। लेकिन अगर आप जैसे बारिश में डाल रहे हो तो आपका डिस्टेंस लगभग इतना होना चाहिए, लगभग 4 इंच का डिस्टेंस अगर आप डालोगे तो बहुत अच्छी तरीके से रह रही है। मतलब अगर आप कम से कम अगर डिस्टेंस कम कर रहे हो
तो मेरे ख्याल से 3 इंच, इससे कम आपको डिस्टेंस नहीं रखना है। अगर इसके साथ एक और प्लस पॉइंट इस वैरायटी का है कि अगर आप इस वैरायटी को लगा रहे हैं और बाई चांस आपको क्या हुआ कि पानी आ गया, या फिर आपकी जो सीड रेट है वो आपने गलती से कम डल गया, या फिर आपका सीड कम जर्मिनेट हुआ, कम निकला। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप गर्मी में या फिर बारिश में आप जब भी बुआई करते हो तो ऊपर से अगर पानी आ गया तो ये बहुत बड़ी समस्या रहती है सोयाबीन के बाहर निकलने के लिए। तो अगर आपकी सोयाबीन का सीड रेट कम हो गया, बाई चांस आपने 30 केजी डाला और 15 केजी बचा, तो भी इसमें ब्रांचेस निकालने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको सोयाबीन का जो प्लांट है उसको बखरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप वन टाइम में इसको बिल्कुल बुआई करें, उसके बाद फिर आप इसको डायरेक्ट काटें। और अगर स्टार्टिंग डेज में आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा दूर दूर है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ है, तो भी आप इसको रख के रखें, तो भी ये वैरायटी आपको उत्पादन दे जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे एरिया में जिससे अगर कोई वैरायटी अपन JS 9560 लगाया आपने, 2172 लगाया, या फिर दूसरी कोई सी वैरायटी 2172 बहुत शानदार वैरायटी है, ऑल इंडिया रिलीज, मतलब सेंट्रल जोन के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। NRC 150 से अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे वही वैरायटी आती है। अब जिससे क्या होता है कि किसान बारिश चली गई 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो होता ये है कि दूसरी वैरायटियाँ उनकी हाइट लेना बंद कर देती हैं, हाइट ही नहीं होती है, तो उसमें मैकेनिकल हार्वेस्टर से कटाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। अब इस वैरायटी का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें अगर 10 दिनों के लिए भी अगर पानी चला गया तो भी ये वैरायटी सस्टेन करेगी, तो भी ये वैरायटी हाइट लेगी दूसरी वैरायटी की अपेक्षा। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि एक तो इसका सीड आपको आसानी से मिल जाएगा, शुद्ध सीड आसानी से मिल जाएगा और कम रेट में। मेरे ख्याल से अगर रेट के बारे में बात करें तो 6,500 से 7,000 रुपये में आपको आसानी से इसका सीड कहीं भी मिल जाएगा। और दूसरी बात यह कि इसका सीड काफ़ी कम मात्रा में आपको डालना है, 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डालोगे, जैसे मैंने 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ सीड डाला था, और एक्चुअल में हुआ कि इस यहाँ पर जो पाइप निकला हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ कि सीडड्रिल वाले भाई साहब ने डबल मार दिया क्रॉस, तो वहाँ जो कंडीशन बनी थी 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बन गई, और वहाँ का जो सीड है पूरा गिर गया, मतलब पूरे प्लांट गिर गए और वहाँ कुछ भी नहीं लगा, पूरी मतलब सोयाबीन ख़राब हो गई। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड डालते हो तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब 30 केजी एक सफिशेंट है कि 30 केजी से आपको ओवर डालना ही नहीं है। आप 28 डाल सकते हैं, 25 डाल सकते हैं, लेकिन 30 केजी से आपको ऊपर जाना नहीं है, कम आप डाल सकते हैं। अब अगर आप सीड रेट कम डालते हो तो अगर जैसे बुआई में अगर उगने में दिक्कत आई, तो अगर दूर दूर डिस्टेंस हो गया तो भी अच्छी बात है, तो भी ये वैरायटी सर्वाइव कर जाएगी और आखिर में आपको अच्छा प्रोडक्शन देगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर बारिश कम हुई, 8-10 दिन के लिए चलेगी, तो भी ये वैरायटी सस्टेन कर पाएगी, हाइट प्रॉपर तरीके से लेगी, हाइट का कोई इशू नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ ये कि आपको बहुत ज़्यादा टर्निंग वगैरह खर्चा नहीं है इसमें, कि आप जैसे अगर देखें कि भैया हाइट नहीं बढ़ रही है तो हमको ये टर्निंग डालना, वो टर्निंग डालना, ये करना, वो करना, तो बिल्कुल आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई किसानों को क्या है कि RBSM 11-35 पसंद आ रही है, लेकिन 110 दिन 115 दिन की वजह से वो किसान उसको लगा नहीं पा रहा है। तो आप इस वैरायटी को ट्रायल में लें, ये आपको 95 डेज़ प्लस में, लगभग 100 दिन के अंदर और 95 डेज़ के बाद में, 97-98 दिन में ये वैरायटी पक्के तैयार हो जाती है। तो ये वैरायटी मुझे बहुत शानदार लगी, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और भी इसके प्लस पॉइंट है जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ चीज़ें मैंने आप सभी को अच्छी बताई हैं, शायद हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि एक पूरे प्रॉपर प्लाट में मैं आप सभी को दिखाऊँगा कि समर सीजन में जो NRC 142 लगी हुई है वो किस प्रकार से लगी हुई है, और आप इसको अगर बारिश में लगाते हैं तो बारिश में किस प्रकार से लगती है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।